आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम 3 बजे। दिन भर की 3 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे और क्या कुछ रहेगा खास ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां बीते दिन 3 बीजेपी नेताओं की हत्या के बाद से ही माहौल गरमाया हुआ है। जहां क्षेत्र में इस समय तनाव का माहौल है तो वहीं सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। घाटी के बाद बात करते हैं मुंगेर की, जहां फायरिंग मामले को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है वो खुलासा, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। और आखिर में बात करेंगे दिल्ली की, जहां जानलेवा प्रदूषण लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। तो चलिए अब इन तीनों खबरों पर विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है कल और आज के बीच। 3 अहम बड़ी खबरें। तो आपको बता दें, सियासी लिहाज से ऐतिहासिक बदलावों से गुजर रही जम्मू कश्मीर की धरती एक बार फिर खून से लाल हुई है। सुरक्षा बलों के आगे पस्त हो रहे आतंकियों ने बौखलाहट अपनी खूनी खेल खेल करके निकाली है। दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड में आतंकियों ने कार में सवार बीजेपी के 3 नेताओं पर सामने से गोलियां बरसा दी। आतंकियों ने इस हमले को उस वक्त अंजाम दिया जब तीनों नेता एक कार से रात 8:30 बजे के करीब घर लौट रहे थे। तीनों को आतंकियों ने घेर लिया और सामने से गोलियां बरसा दी। घेराबंदी ऐसी की गई कि भागने का मौका तक नहीं मिला। इस हमले में फिदा हुसैन के अलावा उमर राशिद बेग और उमर रमजान मारे गए हैं। कश्मीर में बीजेपी के नेता हाल के कुछ हफ्तों में आतंकियों के निशाने पर आए हुए थे। आपको बता दें 8 जुलाई को बीजेपी नेता वसीम बारी के अलावा उनके भाई और पिता की हत्या कर दी गई थी। वहीं 4 अगस्त को कुलगाम के आखरन नौपुरा में बीजेपी के नेता और सरपंच आरिफ अहमद पर जानलेवा हमला हुआ था। 6 अक्टूबर को गांदरबल में भी जिला भाजपा उपाध्यक्ष गुलाम कादिर राठर को मार दिया गया था। कल सुबह ही एनआईए ने कुलगाम में आतंकियों के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की थी। कुछ घरों की तलाशी भी ली गई थी, लेकिन कुछ घंटों बाद ही आतंकियों ने तिहरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया। जम्मू कश्मीर के आईजी की माने तो इस हत्याकांड में लश्कर से जुड़े टीआरएफ आतंकी संगठन का हाथ है। वहीं इस बीच पुलिस ने अचबल इलाके से एक कार को बरामद किया। शक है कि इसका इस्तेमाल आतंकियों ने बीजेपी नेताओं की हत्या में किया था। फिलहाल आतंकियों की तलाश में आपको बता दें कि तलाशी अभियान उनका जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से। रविंद्र, जो इस तरीके के हालात है, बीते 6 महीनों में 10 से ज्यादा बीजेपी नेताओं की हत्या की जा चुकी है। रविंद्र जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी ने अपनी ग्राउंड बनाई थी, खास करके जब से देश आजाद हुआ है, जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ, उसके बाद वहां पर एनसी और पीडीपी के साथ साथ कांग्रेस का बोलबाला रहा है। लेकिन बीजेपी कभी भी जो है वहां पर अपना स्थान नहीं बना पाई है। और जैसे जैसे नरेंद्र मोदी जो है उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उसके बाद से लगातार जो है बीजेपी का वहां पर जगह बनानी शुरू की। और अब जिस तरह से लगातार आतंकियों को निशाने पर लिया गया है, लगातार आतंकियों के सरगना जो है वो मारे गए हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान में बैठे जो आतंकियों के आका हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रही है। और जो कश्मीर घाटी में बैठे आतंकी हैं उनको साफ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप पंच सरपंचों और खास करके जो बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं उन पर आक्रमण करें। और इसी वजह से लगातार पिछले 6 महीने में ये 10 बार जो है बीजेपी के नेताओं की जो है हत्या की गई है। और बीती रात भी करीब 8:30 बजे तो युवा महासचिव हैं बीजेपी के, उनके ऊपर हमला हुआ है। उनके 2 साथी बीजेपी से थे, वो भी इस हमले में मारे गए हैं। उसके बाद से लगातार सुरक्षा बल जो है इलाके के जो है चप्पे चप्पे की छानबीन कर रहे हैं ताकि उन आतंकियों को पकड़ा जा सके और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मैं आपको बता दूं कि आज जम्मू में इसी घटना को लेकर जम्मू में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया है और मांग रखी है कि इन आतंकियों को पकड़कर जल्द से जल्द जो है वो उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आतंकी जिस तरह से लगातार हमले कर रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट है। क्योंकि एनआईए एक तरफ अपना काम कर रही है, जो हवाला मनी नेपाल के रास्ते या और दूसरे रास्ते से कश्मीर घाटी में पहुंची थी उस पर लगाम लगी है। आतंकियों के आका मारे जा रहे हैं, कुछ आतंकी जो हैं समर्पण भी कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि अब जो आतंकी हैं
उन्होंने सॉफ्ट टारगेट जो है उनको ढूंढना शुरू कर दिया और उन बीजेपी नेताओं की जो है वो हत्या के पीछे लगे हुए हैं। जी जी रविंद्र, जिस तरीके से आपने तमाम बातें रखी, वहीं पे जो आईजी का बयान आया था जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनके भी ये आपको बता देते हैं जो क्या कुछ कहा है, दर्शकों को बता दें। 5 अगस्त को उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त के पहले तकरीबन 19 लोगों की एक लिस्ट बनाई गई थी और इन लोगों को अलग अलग होटलों में रखा गया था, जिसके बाद फिदा हुसैन भी थे जिसमें शामिल थे उस लिस्ट में। लेकिन कुछ दिन पहले एक शपथ पत्र दे करके फिजा हुसैन घर चले गए थे। हम जांच करने के लिए कह रहे हैं आईजी की जांच करेंगे कि वो घर से कितनी दूर गए थे जहां पर एक ये हमला होता है, यानी कि पुलिस को भी और आपको बता दें जो एनआईए उसे भी पता था कि इस तरीके की टेरर अटैक हो सकते हैं। इसी के मद्देनजर तकरीबन 16 से 19 लोगों को अलग अलग होटल में रखा गया था उनकी सुरक्षा के मद्देनजर। तो यहां पर कहीं ना कहीं चूक बीजेपी नेताओं से भी हो रही है कि जब वो जानते हैं कि इस तरीके के हालात बन रहे हैं, वहां जो टेक्निकल एरर्स हैं वो हो रही हैं और साथ ही साथ जो बौखलाहट है टेररिस्ट की वो देखने को मिल रही है। आतंकवादी लगातार पहले 370 का हटना, फिर वहां से तमाम बड़े बड़े बदलाव वहां पर होना, लोगों को जो वहां की जनता है उसको अवसर देना कि वो काम कर पाए, कुछ कमा सके। लेकिन जो ऐसे आतंकवादी हैं उनका वो ये नहीं देखना चाहते कि जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़े, वो बस ये चाहते हैं कि उसको ठप करके रखे ना और उस पर जो राजनीति वहां पे जो तमाम नेता हैं वो राजनीति अपनी चमकाते रहे। रविंद्र जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं 370 जब से हटाई है केंद्र सरकार ने, उसके बाद से जो है बदलाव की बयार जो है वो वही है। कहीं ना कहीं इसी वजह से 370 को हटाया गया था। जो कश्मीर केंद्रित पार्टियां हैं वो शुरू से ही जो है जम्मू और कश्मीर के बीच में एक अंतराल, जो खाई हम कह सकते हैं, उसको पाट के रखा हुआ था उन्होंने। क्योंकि जम्मू हमेशा से ही कश्मीरी लीडर जो हैं उनकी साजिश का शिकार रहे हैं। हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव रहा है और इसी वजह से जब 370 हटाई गई तो दोनों खित्तों को जो है समान अधिकार देने की बात जो है जो केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। वहीं लद्दाख जो है पिछले काफी समय से मांग कर रहा था, अलग यूटी की मांग करता रहा है, तो उसको अलग से उसका दर्जा मिल गया यूटी का। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को जब यूटी बनाया गया तो उसके बाद से लगातार आतंकियों में बौखलाहट थी और खास करके जिस तरह से वहां के नेता कश्मीर केंद्रित पार्टियां जो हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी। इसी वजह से उनको नजरबंद किया गया था ताकि कश्मीर का माहौल जो है वो खराब ना हो। लेकिन आतंकी जो है इसको लेकर भी इस चीज को बुलाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और बड़े बड़े जो कमांडर थे आतंकियों के, उनको सबसे पहले उनको न्यूट्रलाइज जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा किया गया। लेकिन अब जिस तरह से जो हम कहें वहां पर बयार बह रही है तरक्की की, उसी को लेकर आतंकी जो है वो नहीं जी चाहते ठीक है हैं कि रविंद्र, कश्मीर तमाम का। जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे तमाम जानकारियां देते हुए कि किस तरीके से बीजेपी नेता ये जो आतंकवादी हैं इनके निशाने पर हैं। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का, बात करेंगे मुंगेर की कि क्या कुछ हुआ है बिहार के मुंगेर में। तो आइए अब आपको बता देते हैं, मूर्ति विसर्जन के दौरान बिहार के मुंगेर में हुई हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सीआईएसएफ की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस मामले में पुलिस से भारी चूक हुई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 26 अक्टूबर को पुलिस ने ही गोली चलाई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट के आधार पर मुंगेर के पूर्व एसपी लिपि सिंह पर कार्रवाई की तलवार अब लटक रही है। दरअसल घटना के बाद उन्होंने दावा किया था कि उपद्रव कर रहे लोगों की फायरिंग से युवक की मौत हुई थी। सीआईएसएफ की रिपोर्ट में आपको बता दें साफ किया गया है कि 26 अक्टूबर की रात 11:20 पर सीआईएसएफ के 20 जवानों की टुकड़ी को मूर्ति विसर्जन की सुरक्षा ड्यूटी के लिए लगाया गया था और वो जिला स्कूल स्थित कैंप से उनको वहां पर भेजा गया। राज्य पुलिस ने इन 20 जवानों को 10-10 के 2 टुकड़ी में बांट दिया। इनमें से एक ग्रुप को एसएसबी और बिहार पुलिस के जवानों के साथ दीनदयाल उपाध्याय चौक पर तैनात किया गया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 26 अक्टूबर की रात को करीब 11:45 पर विसर्जन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और लोकल पुलिस के बीच विवाद शुरू हो गया था। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बड़ा खुलासा, सीआईएसएफ के जवान की ही से ही गोली चली थी। देखिए आपको मिथिलेश कि सीधे तौर पे कहे तो मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के जो पदाधिकारी थे उन्हीं के एक पुलिसकर्मी के द्वारा गोली चलाई गई थी, अबीर पे गोली चलाई गई थी, जिसके तहत में एक व्यक्ति की मौत होने की बातें सामने में आ रही है। सीएसआई के जो इंटरनल रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि हवाई फायरिंग की गई है और रिपोर्ट के जो सीआईएसएफ के पटना ईस्ट रेंज के डीआईजी थे
उन्होंने तैयार किया है। और 26 तारीख की घटना घटी है और 27 अक्टूबर को तैयार की गई थी जो सब तमाम रिपोर्ट, और ईस्ट जोन की जो आईजी और दिल्ली मुख्यालय को भेज दी गई थी। विवाद किस वजह से हुआ, घायल और जान गंवाने वालों किसको गोली लगी थी, ये जिम्मेवार कौन है, इन तमाम मामलों को लेकर के जब जांच आयोग ने मगध के डिविजनल कमिश्नर हुआ करते हैं आपके असंगबा चुबा, जिनको सौंप दिया गया था, तो ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ये जो मामला था 11:20 पर ये सारा कुछ घटनाएं घटती है 26 तारीख को, और सीआईएसएफ के 20 जवान की जो टुकड़ी थी, उसी टुकड़ी के तहत में ये सारे मामले को लेकर के रखा गया था। और वही लोग सख्त 20 जो टुकड़े थे, उन्हीं लोग के कारण उस समय वारदात थोड़ी सी अंकुश हो पाई थी। जी, जिस तरीके से आप तमाम चीज़ों को सामने आपने रखा कि किस सीआईएसएफ के जो जवान थे उनको तैनात किया गया था, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, और तब जब हालात बिगड़े तो उनको गोली चलाने लगे। लेकिन पुलिस लाठीचार्ज भी कर सकती थी भीड़ को तितर बितर करने के लिए, गोली चलाने की क्या जरूरत थी? ये देखिए, यहाँ पे सवाल ये होता है कि आखिर में पुलिसकर्मी को ऐसी स्थितियां क्यों आई, परिस्थितियां क्यों इसके विपरीत अनुकूल होकर के गोली चलानी पड़ी थी। तो उन तमाम वस्तु विषय पे जब वहां थाना प्रभारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जो घटनाक्रम था, अगर अचानक गोली नहीं चलाई गई होती, निश्चित तौर पे भीड़ ऐसी उग्र हो चुका था कि हम लोगों पर भी वार कर दी गई होती। इन तमाम बिंदुओं पर जब हम लोगों ने सीआईएसएफ के जो हेड कांस्टेबल एम गंगैया, जो खास करके इंसास से 13 राउंड गोली चलाया था, उससे भी बातचीत की गई थी, तो उसने भी यही बात कहा था कि जो स्थिति वहां पे था, वो अगर हम लोग गोली नहीं चलाते, 13 राउंड गोली नहीं चलता, तो हम लोग भी अपने कैंप में वापस नहीं लौट पाते। जी, तो जिस तरह से मिथिलेश आपने पूरी स्थिति साफ करी कि पुलिस भी दबाव में थी कि अगर गोली नहीं चलती तो वहां पर उनके ऊपर भी अटैक हो सकता था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, देख रही है एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हो ही सबके सपना साकार, मिली हर युवा के रोजगार, वंचित रहे न कोनो बच्चा, शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार, राज के सारा नीति के बस प्रगति होगे बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर।
और हम बात कर लेते हैं दिल्ली की कि क्या कुछ हो रहा है दिल्ली एनसीआर में, क्यों लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पराली के धुएं और हवा की गति कम होने से राजधानी दिल्ली में आज प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। वायुमंडल में प्रदूषकों के बढ़ने के साथ राष्ट्रीय राजधानी में वायु की गुणवत्ता बिगड़ती ही जा रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार, बवाना, पटपड़गंज और वजीरपुर में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 408, बवाना में 447, पटपड़गंज में 404 और वजीरपुर में 411 रिकॉर्ड हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सभी 4 जगह गंभीर श्रेणी में हैं। ये चारों श्रेणियां गंभीर श्रेणी में हैं। इससे पहले गुरुवार को प्रदूषण स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया था। शाम 4 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 402 दर्ज किया गया। दिन भर छाए रहे स्मॉग के कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। केंद्र के वायु चेतावनी व्यवस्था के अनुसार बुधवार को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की करीब 3000 घटनाओं का सीधा असर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत की हवा पर पड़ा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायु मानक संस्था सफर के अनुसार बुधवार को पराली जलाने की वजह से PM 2.5 का स्तर भी 18% दर्ज हुआ था, जबकि मंगलवार को ये 23%, सोमवार को 16, रविवार को 19 और शनिवार को 9% रहा था। सफर के अनुसार संस्थान ने प्रदूषण के कारण और उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर से आने वाली हवा के साथ आ रहे पराली के धुएं की वजह से राजधानी में PM 2.5 यानी 2.5 का स्तर भी बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में हवा की अधिकतम गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। यही वजह है कि इन दिनों प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। वॉक के लिए, रनिंग के लिए निकले। पिछले 10-12 दिनों से तो बहुत हालत खराब है। पूरा देखो, उधर देखो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब में पिछले 2-4 दिन से तो मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा वैसे भी ब्रीथिंग थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और अभी तो ऐसा लग रहा है, अभी मैंने मास्क हटाया था बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं कि जहर टाइप ऐसा लग रहा था कि अभी मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आना चाहिए मुझे और घर पे रेस्ट करना चाहिए, बट हैबिट बनी पड़ी है तो आना ही। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं दिल्ली से राजीव। कोई पहली बार नहीं है, लगातार हर साल इस तरीके की घटनाएं होती हैं, यानी कि पराली जलाई जाती है, प्रदूषण होता है और दिल्ली एनसीआर के लोगों को ये भुगतना पड़ता है। तो क्यों नहीं सरकार इसका कोई एक निर्धारित डिसाइडेड एक कोई पुख्ता इंतजाम करती है? पराली को क्यों नहीं खरीदा जाता? किसान तो कहते हैं बेचे ना उसको, तो किसान अब उसको पराली को बेचने को लिए तैयार है बजाय जलाने के, और उसका तो इस्तेमाल आगे भी किया जा सकता है, पशुओं को खिलाने के लिए भी और अन्य चीजों के लिए भी उपाय किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से किसानों की जो अपनी समस्या है वो जरूर जायज है, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, अगर किसानों से पराली सरकार खरीद लेती है तो कहीं ना कहीं जो उसका फायदा भी हो सकता है और किसानों को भी फायदा होगा। बिल्कुल होगा, और यहाँ तक कि जो और जगह यूज की जाएगी उसके लिए भी फायदा हो सकता है। क्या ये बात करें पशुओं को चारा देने के लिए या फिर किसी और जगह पे यूज करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं सबके लिए फायदा हो सकता है। मगर जिस तरीके से निरंतर पराली जलाई जा रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए नहीं, दिल्ली एनसीआर के लिए या फिर कहीं आसपास के जितने राज्य हैं उनके लिए भी दिक्कतें खड़ी करेगा, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर मौसम खराब हुआ है, यहाँ तक कि जो पॉल्यूशन का स्तर वो भी बढ़ा है। दिक्कतें जरूर आ रही हैं, मगर हाँ एक चीज जरूर है, सरकारें अगर चाहें तो इस तरीके की जो दिक्कत है, यानी कि हर साल की जो दिक्कत है वो दिक्कत खत्म हो सकती है, मगर कोशिश जरूर जारी है। मगर दिल्ली सरकार राज्य सरकारों से कोशिश बात कर रही है, बात करने के साथ साथ पराली राजीव हर साल ये दौर चलता है, ऑन द टेबल बात होती है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो विंटर्स का समय होता है, यानी कि जो शीतकाल समय होता है, पूरा समय निकल जाता है, लोगों को इसी ही प्रदूषण के साथ जीना पड़ता है। कितने लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, और अब कोरोना में तो सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो ये कि सांस है, यानी कि जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो डाउन हो जाता है। तो ऐसे में पहले तो कोरोना का जो ये महामारी हमारे सर पर है और उसके ऊपर सोने पर सुहागा अब ये प्रदूषण, यानी कि जान ना जाए तो भी चली जाए, कैसे बचे? देखिए, एक चीज गौर करने वाली बात है, यहाँ बात करी कि कोरोना की या फिर पॉल्यूशन की, दो तरफा नहीं 3 तरफा मार पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ मौसम बदलता हुआ है, उसकी वजह से भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, और तीसरा जो बात करें जो पॉल्यूशन की है
वो जरूर खड़ी होती है, क्योंकि तीन तरफा मार पड़ रही है जनता को, और जनता कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि लगातार सरकारें कोशिश करें कि पराली से बचाया जाए या फिर कोरोना से बचाया जाए या फिर मौसम का जो बदलाव है या उससे बचा जाए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर सरकारें कोशिश कर रही है, मगर सरकारों की जो कोशिश है वो कभी नाकामी साबित नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने के अंदर भी इसके अंदर संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि राज्य सरकारें ये खुद गौर करें और राज्य सरकारें किसानों की जो पराली है उसको कहीं ना कहीं यूज करें, मगर अभी तक निरंतर कोशिश के बावजूद भी पराली का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। राज्य सरकारें कोशिश कर रही है, ना ही केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। जब तक ये दोनों सरकारें मिलकर कार्य नहीं करेगी तो इसी तरीके की परेशानी बनी रहेगी जनता के सामने भी और सरकारों के सामने भी और किसानों के सामने भी। जी बेहद संक्षेप में राजीव, क्या ऑड इवन को लेकर के भी दिल्ली सरकार किसी तरीके से इंट्रोड्यूस उन्होंने किया या आने वाले दिनों में करने वाले? बेहद संक्षेप में देखिए, एक चीज नोट करने वाली बात है कि दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करती है कि हर बार ऑड इवन लेके आती है और ऑड इवन के साथ साथ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। मगर वही बात करें, अभी ऑड इवन नहीं लागू किया, मगर हाँ जो रेड लाइट पे इंजन ऑफ करने वाली बात है, यानी कि जो स्लोगन दिया जा रहा है कि जगह जगह ट्रैफिक रोक जो खड़ा होता है, यानी कि रेड लाइट पे जो रुकता है ट्रैफिक, उसको ऑफ इंजन ऑफ कराने के लिए जो सिविल डिफेंस के जवान लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं संकेत देते हैं कि गाड़ियां ऑफ कर दीजिए, ताकि जिससे कम से कम 10 से 15% का जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल हो सके। मगर 10 से 15% का पॉल्यूशन कंट्रोल करने के साथ साथ जो और जगह का पॉल्यूशन है उसे भी कंट्रोल करना होगा। दिल्ली सरकार उस पर भी गौर करे या फिर कहीं जो उनके अधिकारी हैं वो इस तरह के कदम उठाएं तो इसके जाके बच सकते हैं। जी इन तमाम जानकारी के लिए राजीव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़े थे ज्यादा जानकारी देते हुए कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैल रहा है। लेकिन आपकी एक काम की बात, क्योंकि एएनबी न्यूज़ को आप सभी दर्शकों की फिक्र रहती है, इसलिए बता दें कि किन किन चीज़ों का सेवन करिए जिससे कम से कम आप प्रदूषण से अपने आप को बचा सके। गुड़, अलसी, जैतून का तेल, हर्बल टी, टमाटर, पानी, इन सभी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए ताकि आप अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकें। एएनबी न्यूज़ पे फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।